नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। आम तौर पर आम बजट की बुनावट में दो आधार होते हैं, आर्थिक आधार और राजनीतिक आधार। हिसाब से राजनीति ही बजट को बनाती है। राजनीतिक नेतृत्व देश और विकास को लेकर जो सोचता है उसी अनुसार बजट बनता है, मगर यह राजनीतिक नेतृत्व बजट को बांधता भी है, उसे आर्थिकी की हकीकत के अनुसार नहीं बनने देता है। आजाद भारत में यही हुआ है। प्रधानमंत्रियों और राजनीति की फितरत में बजट बनते गए हैं, तभी बाकी देश सरपट भागे और भारत ने कछुआ चाल में विकास किया। समाजवाद, गरीबी हटाओ के नारों में बजट बनते गए। पीवी नरसिम्हा डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली जोड़ी थी जिसने आर्थिकी की खतरनाक सच्चाइयों को समझते हुए कायाकल्प का पहला बजट बनाया। तब से आर्थिक सुधारों के नाम से बजट बनते आए हैं, मगर इन सब में राजनीति हावी रही है। इसलिए बजट आधे अधूरे सुधारों या कि बिना फौलादी सियासी राजनीतिक इच्छा शक्ति के बनते गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए भी प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम ने मौका चूकने वाले बजट बनाए। मनमोहन सिंह अपनी कमान में भी यह फैसला नहीं करा सके कि भारत को सिंगापुर बनना है या नहीं, चीन बनना है या नहीं। तभी जैसे चल रहा था वैसे ही चलने देने वाले बजट आते गए। उस नाते वित्त मंत्री अरुण जेटली का पेश किया गया बजट क्या राजनीतिक मैसेज लिए हुए है? बजट की राजनीतिक बुनावट क्या है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। एक एक करके लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी टीम बना ली है। उनके अध्यक्ष बनने से पहले ही राज्यों में उनकी पसंद के नेताओं को कमान दे दी गई। इसके एक आध अपवाद हैं जो राहुल की पसंद के नहीं होने के बावजूद अध्यक्ष बने हैं, लेकिन ज्यादातर राज्यों में उनकी मर्जी से नियुक्ति हो गई है। नई नियुक्तियों में सिर्फ अशोक चौहान के लिए कहा जा सकता है कि राहुल उनको नहीं चाहते थे। राहुल की पहली पसंद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव सातव थे, लेकिन उम्र और अनुभव के आधार पर उनका पत्ता कटा। इसके बाद राहुल ने नारायण राणे की बजाय अशोक चौहान के नाम पर मोहर लगाई। उनके अलावा दिल्ली में अजय माकन, मुंबई में संजय निरुपम, गुजरात में भरत सिंह सोलंकी, तेलंगाना में उत्तम रेड्डी और कश्मीर में गुलाम अहमद मीर को राहुल की मंजूरी से अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले सभी महत्वपूर्ण राज्यों में राहुल की टीम के नेता अध्यक्ष बने हुए हैं। राजस्थान में सचिन पायलट, मध्य प्रदेश में अरुण यादव, हरियाणा में अशोक तंवर, बिहार में अशोक चौधरी, झारखंड में सुखदेव भगत, केरल में वीएम सुधीरन और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जैसे सभी अध्यक्षों को राहुल ने खुद चुना है। मजबूरी की नियुक्ति सिर्फ तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में है, जहां पुराने सेटअप में काम करने वाले नेता अध्यक्ष हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल के अध्यक्ष बनने के बाद इन राज्यों में भी बदलाव होगा। राज्यों में राहुल गांधी की पसंद के नेताओं के अध्यक्ष बनने के बाद अब इस बात की अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि राहुल गांधी की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में कौन कौन पदाधिकारी बनेगा। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि अप्रैल में राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन उससे पहले ही उनकी टीम बनाई जाने लगी है। बताया जा रहा है कि वो युवा और अनुभवी लोगों का संतुलन बनाएंगे। शुरुआती खबरों के मुताबिक सभी युवाओं को वो किसी न किसी रूप में अपनी टीम में लेंगे। बताया जा रहा है कि हरियाणा में अशोक तंवर अध्यक्ष हैं, इसीलिए दीपेंद्र हुड्डा को राहुल की टीम में जगह मिलेगी। ऐसे ही मध्य प्रदेश में अरुण यादव अध्यक्ष हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को एआईसीसी में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। दिल्ली में अजय माकन को कमान मिली है, तो संदीप दीक्षित और अरविंदर सिंह लवली को राष्ट्रीय टीम में लिया जा सकता है। राजस्थान में सचिन पायलट कमान में रहेंगे, तो सीपी जोशी और अशोक गहलोत को एआईसीसी में अहम जिम्मेदारी मिलेगी। ऐसे ही झारखंड से प्रदीप बालमुचू, बिहार से प्रेमचंद मिश्र, तमिलनाडु से मुकुल केसवन और छत्तीसगढ़ से चरणदास महंत वगैरह को दिल्ली में जगह मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में जितेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो आरपीएन सिंह को राहुल की टीम में जगह मिलेगी। मुंबई से मिलिंद देवड़ा को भी राहुल की टीम में अहम जिम्मेदारी मिलेगी। पुराने नेताओं में कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, दिग्विजय सिंह, अर्जुन मोढवाडिया और शक्ति सिंह गोहिल वगैरह को राहुल अपनी टीम में ले सकते हैं।
जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद कश्मीर घाटी के अपने वोट बचाने की चिंता में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल किया है, इससे उनका समर्थन करने वाला मतदाता खुश नहीं है। इसीलिए मुफ्ती ये साबित करना चाहते हैं कि उन्होंने भाजपा के साथ अपनी शर्तों पर समझौता किया है और अपने हित भाजपा के सामने गिरवी नहीं रखे हैं। इसलिए उन्होंने अलगाववादियों, आतंकवादियों और पाकिस्तान का आभार जताया और बाद में उनकी पार्टी के विधायकों ने संसद पर हमले के दोषी आतंकवादी अफजल गुरु के अवशेष लाने की मांग उठाई। भाजपा के जानकार नेताओं का कहना है कि मुफ्ती और उनकी बेटी महबूबा ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे जिससे घाटी में उनका वोट बना रहे, उनके समर्थक उनके साथ रहें और अलगाववादियों का भी सद्भाव रहे। अब ये भाजपा को तय करना है कि वो अपने वोट को बचाए रखने के लिए क्या करती है। जम्मू इलाके में भाजपा को वोट देने वाले बहुसंख्यक हिंदू मतदाता पीडीपी के साथ तालमेल को लेकर खफा हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी इस तालमेल का सकारात्मक मैसेज नहीं जा रहा है। इसलिए भाजपा के नेता भी मान रहे हैं कि उनको ऐसा स्टैंड लेना चाहिए जिससे ये मैसेज जाए कि उन्होंने भी अपने हित पीडीपी के हाथों नहीं बेच दिए हैं। सो आने वाले दिनों में भाजपा की तरफ से भी टकराव बढ़ाने वाले बयान दिए जाएंगे। भाजपा और पीडीपी दोनों ही अपने वोट बैंक को खुश रखने वाले बयान देंगे और दोनों में खींचतान चलती रहेगी। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा है कि वो इस साल के आम बजट की बारीकियां लोगों को बताएं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में मोदी ने कहा कि ये बजट 125 करोड़ भारतीयों के लिए है और इस बजट में सबके लिए कुछ न कुछ है। उन्होंने अपने सांसदों से कहा कि लोगों के बीच जाएं और इसके बारे में बताएं। संसदीय दल की बैठक में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने सांसदों को बजट की बारीकियों के बारे में बताया। इसी दौरान मोदी ने उनसे कहा कि वो अपने क्षेत्र में जाएं, वहाँ होली मनाएं और लोगों को बजट का ब्यौरा दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में युवाओं, महिलाओं, गरीबों और वंचित तबकों के कल्याण के लिए कई चीजें शामिल की गई हैं। बैठक के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने बताया है कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने संसदीय गतिविधियों के बारे में जानकारी दी और कहा कि सरकार सारे विधेयक पास कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को अपने आप को बदलने की सीख देते हुए कहा कि जमीनी सच्चाई को अनदेखा नहीं करना चाहिए। मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए राज्यसभा में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पुराने नजरिए से चीजों को देखती रही है, इसलिए वो इस हाल में पहुंची है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में किसी की धमकी न चली है और न ही चलेगी। उन्होंने कांग्रेस को याद दिलाया कि आज लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बीजेपी देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। मोदी ने ये भी बताया कि अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बहुल जम्मू कश्मीर, सिख बहुल पंजाब और ईसाई बहुल गोवा व नागालैंड में आज बीजेपी सरकार में है। वामपंथी पार्टियों और दूसरी विपक्षी पार्टियों के जबरदस्त विरोध के बीच केंद्र सरकार ने आज बीमा सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाने का बिल लोकसभा में पेश किया। विपक्षी पार्टियों ने इस आधार पर आपत्ति की थी कि यह बिल राज्यसभा में लंबित है और वहां से बिल वापस लिए बगैर सरकार उसी बिल को दूसरे सदन में नहीं पेश कर सकती है। विपक्ष ने कहा कि सरकार एक नई और गलत परंपरा की शुरुआत कर रही है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने इन आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार किसी भी सदन में बिल पेश कर सकती है और अगर स्पीकर इजाजत देते हैं तो बिल पेश करने में कोई अड़चन नहीं आती है। इसके बाद बिल पेश करने के लिए विपक्ष ने मत विभाजन की मांग की, जिसके लिए सरकार तैयार हो गई। मत विभाजन में विपक्ष के 45 के मुकाबले पक्ष में 131 वोट पड़े और उसके बाद वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बिल पेश किया। नायडू ने बताया कि जिस दिन अध्यादेश पेश किया जाता है उसके 6 हफ्ते में इसे कानून बनाना होता है। इस अध्यादेश के मामले में ये सीमा 5 अप्रैल को खत्म हो रही है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कल एक अहम बैठक होगी। इसमें राजनीतिक मामलों की समिति के 2 सदस्यों प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के बारे में फैसला हो सकता है। बताया जा रहा है कि इन दोनों को पीएसी से निकाले जाने का फैसला हो सकता है। इससे पहले आज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पार्टी के भीतर उठे विवाद से वो आहत हैं। हालांकि प्रशांत भूषण ने उनके एक साथ 2 पदों पर रहने के मुद्दे पर अपना रुख सख्त करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी में आला कमान कल्चर नहीं चल सकता है। दूसरी
दूसरी ओर प्रशांत भूषण के पिता और पार्टी के संरक्षक शांति भूषण ने कहा कि केजरीवाल को राष्ट्रीय संयोजक पद पर रहना चाहिए। ध्यान रहे कि इससे पहले वो कह चुके हैं कि केजरीवाल की जगह योगेंद्र यादव को संयोजक बनाना चाहिए। खुद योगेंद्र यादव ने आज इस मसले पर सफाई देते हुए कहा कि उनके और अरविंद केजरीवाल के बीच कुछ व्यक्तिगत विवाद नहीं है और ये कोई अहम के टकराव का मामला नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच काफी लंबे अरसे से बंद पड़ी सचिव स्तर की वार्ता आज फिर से बहाल हो गई है। अपनी सार्क यात्रा के कार्यक्रम में 2 दिन के लिए पाकिस्तान पहुंचे भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने आज पाकिस्तानी विदेश सचिव एजाज चौधरी से मुलाकात की। जयशंकर आज सुबह ढाका से इस्लामाबाद पहुंचे और पाकिस्तान के विदेश विभाग के दफ्तर में एजाज चौधरी से मुलाकात की। पाकिस्तानी अखबार द डॉन की खबरों के मुताबिक जयशंकर अपने पाकिस्तान दौरे को लेकर काफी उत्साहित है और उनको सार्थक बातचीत की उम्मीद है। पिछले साल अगस्त में दोनों देशों के विदेश सचिवों की वार्ता होनी थी, लेकिन पाकिस्तान उच्चायुक्त के हुर्रियत नेताओं को बुलाकर बात करने की घटना के बाद विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द कर दी गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इलाज के लिए 10 दिन की छुट्टी पर जा रहे हैं। उनकी गैर हाजिरी में मनीष सिसोदिया कार्यकारिणी मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे। बताया जा रहा है कि केजरीवाल अपने शुगर और कफ की समस्या का इलाज कराने के लिए बेंगलुरु जा रहे हैं। वहां उनका नेचुरोपैथी से इलाज होगा। बताया जा रहा है कि केजरीवाल के शुगर का स्तर 300 के पार चला गया है और दवा का डोज डबल करने और इंसुलिन 3 गुना करने के बावजूद उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। अगर शुगर का ये स्तर बना रहा तो उनके शरीर के दूसरे अंग खराब हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टरों ने उनको नेचुरोपैथी की सलाह दी है। वो 5 मार्च से छुट्टी पर जाएंगे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और इसी अनुसार वर्ष 2015-16 का बजट बना लगता है। सबकी चिंता और सबके लिए कुछ न कुछ करने के चक्कर में ऐसा खिचड़ी बजट बना है जिसे सब पसंद कर रहे हैं। राजनीतिक कसौटी पर बजट न किसी को नाराज बनाने वाला है और न बम बम बनाने वाला। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। अच्छा बजट आर्थिक कसौटियों पर बनता है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां हर साल कोई न कोई चुनाव होते रहते हैं, वहां आर्थिक कसौटी पर बजट बनाना काफी मुश्किल होता है। हालांकि नरेंद्र मोदी को मिले भारी भरकम बहुमत के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि मोदी और उनके वित्त मंत्री अरुण जेटली आर्थिकी को बदल देने वाला बजट बनाएंगे। पिछले साल जुलाई में जेटली ने एक मौका गंवाया था, इसीलिए भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार के बजट में वो मौके को पकड़ेंगे। तमाम आर्थिक पैमाने सकारात्मक हैं, इसलिए वो सख्त फैसले करते हुए बजट बनाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हो सका। ऐन बजट से पहले दिल्ली के चुनाव नतीजों ने गाड़ी पटरी से उतार दी। दिल्ली में भाजपा बुरी तरह से हारी। उसके बाद पार्टी नेताओं को बिहार की चिंता सताने लगी। बिहार के चुनाव को भी भाजपा के नेता प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा मान रहे हैं। नीतीश कुमार बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई काफी भारी होने वाली है। सो दिल्ली के नतीजों और बिहार के चुनाव की चिंता ने वित्त मंत्री के हाथ बांधे। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार एक भी सख्त फैसला नहीं कर पाई। आर्थिक सुधारों की सिर्फ बातें हुई, कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ। बजट से अलग जो बिल पेश कर दिए गए हैं उन्हीं का जिक्र हुआ। जेटली ने जीएसटी पर बहुत जोर दिया, लेकिन ये इस सरकार का पराक्रम नहीं है। इस पर बरसों से काम चल रहा है। बहरहाल सामाजिक विकास की यूपीए की शुरू की गई योजनाओं पर प्रधानमंत्री खुद सवाल उठाते रहे। उन्होंने बजट से ठीक पहले महात्मा गांधी नरेगा को कांग्रेस की सरकारों की नाकामी का स्मारक बताया, लेकिन वित्त मंत्री ने इस मद में 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन बढ़ा दिया। अगले वित्त वर्ष में सरकार करीब 40,000 करोड़ रुपए इस मद में देगी। जाहिर है कि ये राजनीतिक मजबूरी का फैसला है। अगर एनडीए नेताओं को लग रहा है कि ये खैरात बांटने की योजना है, तो इसे बंद करने का साहसिक फैसला करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। इसी तरह शांता कुमार कमेटी ने खाद्य सुरक्षा कानून में कटौती की सिफारिश की है। उसके बारे में सरकार ने मौन साध लिया। बजट में भी इस सिफारिश के हिसाब से कोई फैसला नहीं किया गया। जाहिर है ये भी राजनीतिक मजबूरी का फैसला है। सरकार लोकलुभावन कोई भी योजना न तो बंद कर सकती है और न उसे बदल सकती है। नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने एक संकट पिछले 10 महीने में ये आया कि किसी न किसी वजह से सरकार की छवि कॉर्पोरेट के साथ दोस्ताना वाली बनी। सो जेटली के बजट में इस छवि से निकलने की बेचैनी भी दिख रही है। हालांकि वो खुद कहते रहे हैं कि उद्योग धंधे को खराब शब्द नहीं बनाया जाए, लेकिन इस
चिंता में भी रहे कि उनको उद्योग धंधों का ही दोस्त नहीं मान लिया जाए। इस चिंता में जेटली कुछ ज्यादा ही संतुलन साधने लगे। उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स कम करने का फैसला किया तो साथ ही सामाजिक विकास की योजनाओं के लिए फंडिंग भी बढ़ा दी है। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए फंडिंग बढ़ाई तो मध्यम वर्ग के लिए कह दिया कि वो अपना ख्याल खुद रखें, लेकिन साथ साथ विकास दर बढ़ाने के लिए वित्तीय घाटे के लक्ष्य में ढील भी दे दी। यानी बजट से सभी की राजनीति साधने की कोशिश हुई है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद बजट की राजनीतिक बुनावट पर चर्चा करेंगे। मनरेगा धन की बर्बादी है, सब्सिडी को खत्म किया जाना चाहिए, सरकारी घाटा देने वाली कंपनियों का निजीकरण होना चाहिए। ये तमाम बातें आर्थिक सुधार के फ्रेमवर्क की बुनियादी है, लेकिन वित्त मंत्री जेटली ने इस पर फोकस नहीं बनाया, इसलिए कि उन्होंने पॉजिटिव राजनीतिक मैसेज देने की अधिक चिंता की। सो बजट राजनीतिक मैसेज वाला अधिक है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, नरेंद्र मोदी सरकार का पहला पूर्ण जो बजट आया है 2015-16 का, इसके राजनीतिक मायने आप क्या बूझती है? देखिए, राजनीतिक मायना मेन ये है कि जिन लोगों ने उनको वहां बिठाया है, जो कि मिडिल क्लास है, जो कि कॉर्पोरेट इंडिया है, उनके लिए कुछ कुछ दिया है, बल्कि सबको ही दिया है। कितनी बार उन्होंने गरीब का जिक्र किया वित्त मंत्री ने, और प्रधानमंत्री ने भी पार्लियामेंट में पिछले दिनों में बहुत ही अपने भाषणों में गरीब, मार्जिनलाइज्ड, डिप्राइव का जिक्र किया है। तो कहीं ना कहीं सबको खुश करना, लेकिन वित्त मंत्री ने शुरू में ये बोला था कि इंक्रीमेंटल नहीं है, जैसे कि पिछले साल का बजट उनका लगा कि कदम फूक फूक के रखे हैं, ये बिग बैंग की तरफ देख रहे हैं, पर बजट इंक्रीमेंटल ही है, फूक फूक के कदम रखा है। पहला बजट है नरेंद्र मोदी, फुल फ्लेज बजट नरेंद्र मोदी सरकार का, लेकिन कलर्ड है दिल्ली की हार से। मतलब फूक फूक कर जो बजट बना है वो राजनीतिक चिंताओं के चलते बना है, डर के कारण खौफ बना है। डर नहीं, लेकिन एक ये आभास है कि अगर हम ज्यादा उड़ान भरी तुरंत ग्रोथ की तरफ, तो शायद मुंह की खानी पड़े, क्योंकि बिहार का चुनाव है, अगले साल बहुत चुनाव आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं जैसे वेल्थ टैक्स हटा दिया, एक सिग्नल दिया, 2% सरचार्ज लगा दिया, सिमिलरली कम किया कॉर्पोरेट टैक्स को, ओवर 4 इयर्स किया, सिग्नल दिया वहां भी एग्जेम्पशंस हटा देंगे, मिडिल क्लास के लिए टैक्स कम नहीं किया, लेकिन 4,44,000 का एग्जेम्पशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो ये भी और वो भी, मतलब ये राजनीतिक इच्छा शक्ति के नाते कोई ठोस नहीं है कि 2 टूक ये करना, ये नहीं है। आप राजनीतिक इच्छा शक्ति या राजनीतिक विजन के नाते इस बजट को कैसे लेती? देखिए, किसी भी सरकार को आप बिना आंख मूंद के तो छलांग मार नहीं सकते, आपको जमीनी हकीकत को तो कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। ये 5 साल की सरकार के पहले साल की स्थिति के अंदर आप ये ऐसा चाह रही हैं कि ऐसा हो, पहले साल भी इतनी सावधानी से रह जाए, तो 4 साल तो फिर सावधानी में ही गुजरेंगे। देखिए, हर साल सावधानी में रहना पड़ेगा आपको। अब जैसे मनरेगा को आप क्यों नहीं इधर मतलब अलग थलग कर सकते, उसके बारे में तो काफी मॉकिंग थे प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में। और चीजों को भी उसी तरह, सब्सिडी को, पॉपुलिस्ट मेजर्स को, सबको अलग थलग आप नहीं कर सकते। हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां गरीब बहुत गरीब है, अमीर है, आप ग्रोथ भी चाहते हैं, आप सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं चाहते, कहीं ना कहीं सब चीजों का समन्वय होना पड़ेगा। तो मतलब आप मतलब ये कि जो भारत का 67 साल से जो राजनीतिक दर्शन रहा है कि मध्य मार्ग में न इधर एक्सट्रीम न उधर एक्सट्रीम, मध्य मार्ग में बस चलते रहिए, कछुआ चाल, वही दर्शन चलेगा, भले कोई भी प्रधानमंत्री बने, कोई भी विचारधारा हो। बिल्कुल, वो नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो ये कहते थे आप एक्सट्रीम राइट
राइट से आइए, एक्सट्रीम लेफ्ट से आइए, लेफ्ट से आइए, राइट से आइए, हिंदुस्तान की रियलिटी आपको सेंट्रिस्ट होने में मजबूर करेगी। ये फिलोसफी इससे राजनीतिक तौर पर निकलती है। मुझे लगता है क्योंकि एक हकीकत है, जमीनी हकीकत है, जिसको कोई भी सरकार नकार नहीं सकती। नहीं, लेकिन ये आपको ये नहीं लगता है कि ये जब, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल ही कुछ नहीं किया, नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़े हैं, नहीं, अपन राजनीतिक कसौटी पर ही इसको करें कि क्यों भारत में ही ये कि एक मध्य मार्ग में ये हर कोई चलेगा, क्यों कभी कोई थ्रेचर या कुछ रोनाल्ड रेगन या जैसे या चीन के देंग सियाओ जैसा भी कोई प्रयोग क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दो चीजें हमारे वहां भी तो गरीबी है, तमाम बातें हैं। बिल्कुल है, वहाँ यहाँ गरीबी है और डेमोक्रेसी है, दोनों चीजें हैं यहाँ। उसके कारण ये स्थिति रही। बिल्कुल, आप ये नहीं, अगर आपका वोट है, आपको गरीब का वोट लेना है तो कहीं ना कहीं उसको आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। एक और चीज जो पॉलिटिकल सामने आई है, जो साइड पॉइंट है, पर निर्जा जी अब इसको एक और दूसरे स्तर पर ले जाएं कि क्या गुजरात में 12 साल के राज में बजट को लेकर, आर्थिक नीति को लेकर नरेंद्र मोदी ने ऐसी चिंता की थी? देखिए, हिंदुस्तान गुजरात नहीं है। नहीं, वही वो उसको आप जरा तुलना कीजिए कि वहां के बजाय यहाँ बदले तो क्या एक दिल्ली का झटका या आखिर साइकिल किस तरह बढ़ी? देखिए, गुजरात की अर्बन पॉपुलेशन बहुत है। नंबर 2, गुजरात में मिडिल क्लास बहुत बड़ा है। और गुजरात में ये तो क्रिटिसिज्म आता ही था कि सोशल इंडस्ट्रीज को लेके मोदी सरकार ने वो नहीं किया जो क्लेम करते थे। वहां नहीं, लेकिन डेवलपमेंट का मैसेज तो पूरे देश में वहीं से गया। तो उनकी ब्रांडिंग तो उसी से हुई है। ब्रांडिंग, वो जो बहुत खूबी से ब्रांडिंग हुई है उनकी। और लोग कहते थे जैसे कि तो वो डेवलपमेंटल वाली ब्रांडिंग को दिल्ली के अंदर राजनीतिक फार्मूले के तौर पर अपनाया नहीं जाना चाहिए। देखिए, वो ब्रांडिंग जो हुई है कि सबको मिला है पाई का हिस्सा, वो एक बाहर कहा गया कि कुछ हुआ है, बिजली है, सड़कें अच्छी हुई हैं, इस तरह की चीजें आई हैं, लेकिन कुपोषण कितना है, वो सब भी तो मुद्दे हैं वहां गुजरात के। तो कहीं ना कहीं वित्त मंत्री और मैं मानती हूँ प्रधानमंत्री की मर्जी से हुआ है कि एकदम छलांग लगाने के लिए तैयार नहीं है। जब जैसा मैंने कहा, उस नाते फिर निष्कर्ष ये निकलता है कि अगले 5 साल 4 साल भी इसी तरह संभल के मध्य मार्ग के साथ ही चला जाएगा, मुझे तो लगता है। पर तो उससे क्या फिर वो आप राजनीतिक तौर पे उससे वो राजनीतिक ब्रांड उनकी पुख्ता होगी, क्या होगा? नहीं तो राजनीतिक ब्रांड दूसरी तरह की पुख्ता होगी कि आप प्रो कॉर्पोरेट ही होने जा रहे हैं, प्रो ग्रोथ होने जा रहे हैं, लेकिन प्रो पुअर, डिप्राइव, मार्जिनलाइज, वो उसका क्या होगा? उसको आप नकार नहीं सकते। यहाँ पे वो ट्रिकल डाउन में ही उसको फायदा मिलेगा, जो कि ट्रिकल डाउन बिल्कुल वर्क नहीं किया है। फिर उसमें ये आप फर्क कैसे महसूस करेगी? लेकिन ये बहुत दूर की बात है कि कांग्रेस या लेफ्ट या थर्ड फ्रंट की राजनीति से फिर ये ब्रांड कैसे अलग अपने आप में निखर के आएगा? ऐसा न्यूएंस का फर्क होगा, हल्का सा, बाकी मध्यम मार्ग चलना ही पड़ेगा। जी निर्जा जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।